क्या आपने कभी सोचा है कि एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसे मेजर की जाती है? जैसे क्रिकेट मैच के स्कोर कार्ड से हमें टीम का परफॉर्मेंस पता चलता है, वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें कंपनी का परफॉर्मेंस पता चलता है। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तीन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज हम इनमें से एक की डॉक्यूमेंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन के बारे में आपको डिटेल में बताता है। पर आगे बढ़ने से पहले चलो एक क्विक क्विज करते हैं। आपके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का मेन पर्पस क्या है? इज इट ए आपके बिजनेस के टोटल एसेट्स दिखाना, या बी आपके बिजनेस के सेल्स और एक्सपेंसेस का कंपैरिजन करना, या फिर सी आपके बिजनेस के कैश फ्लो को ट्रैक करना? तो पॉज करो, सही जवाब सोचो और कमेंट करके हमें बताओ, और फिर पूरी वीडियो एंड तक देखो ताकि आपको पता चले कि इसका सही जवाब क्या है। और सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस ना करें। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताता है कि एक कंपनी ने एक स्पेसिफिक पीरियड में कितना पैसा कमाया और कितना खर्च किया। ये स्टेटमेंट 2 साल का कंपैरिजन दिखाता है, जैसे करंट ईयर का और पिछले साल का, ताकि आप आसानी से समझ सके कि कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है या नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस टू शो द प्रॉफिट, लेकिन ये तो सिर्फ आधी कहानी है। जैसे आप सिर्फ फाइनल स्कोर देख के मैच की स्ट्रैटेजी नहीं समझ सकते, वैसे ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का पूरा हाल समझने के लिए हर इनकम और एक्सपेंस के टाइप का एनालिसिस करना जरूरी होता है। हर लाइन आइटम अपनी जगह इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी का पैसा कहां से आया और किस चीज पर खर्च हुआ है। ये कॉन्सेप्ट और भी बेटर समझने के लिए हम एक लीडिंग एफएमसीजी कंपनी का एग्जांपल यूज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे पहला लाइन आइटम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये वो इनकम है जो कंपनी अपने कोर बिजनेस से जनरेट करती है। जैसे एक क्रिकेटर के मेन रन्स उसके बैटिंग से आते हैं, वैसे ही कंपनी के कोर बिजनेस से आया पैसा उनका असली रेवेन्यू होता है। एक एफएमसीजी के लिए ये रेवेन्यू मेनली कंज्यूमर गुड्स की सेल से आता है, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसे डेली यूज के प्रोडक्ट से। इस एफएमसीजी कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024 था ₹12,400 करोड़, जो पिछले साल के ₹11,500 करोड़ से ज्यादा है। ये ग्रोथ दिखाता है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये रेवेन्यू के सोर्सेस डिटेल में देखने के लिए हम नोट्स टू अकाउंट्स की मदद लेते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं हर रेवेन्यू आइटम का, जिसे आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर नोट 34 दिया गया है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ब्रेक डाउन करता है। इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी ने किस प्रोडक्ट या सर्विस से कितना रेवेन्यू कमाया है। अगला लाइन आइटम आता है जो है अदर इनकम। जैसे क्रिकेट में एक टीम को कभी कभी बैटिंग में एक्स्ट्रा रन्स मिल जाते हैं ड्यू टू वाइड बॉल्स या नो बॉल्स, वैसे ही कंपनी भी अपने कोर बिजनेस के अलावा दूसरे सोर्सेस से भी इनकम जनरेट करती है, जैसे इंटरेस्ट इनकम या किसी एसेट की सेल से प्रॉफिट। इस एफएमसीजी कंपनी का अदर इनकम ₹482 करोड़ है, जो पिछले साल के ₹445 करोड़ से ज्यादा है। अब फाइनली आता है टोटल इनकम। टोटल इनकम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम का सम। इस एफएमसीजी कंपनी का टोटल इनकम ₹12,800 करोड़ है फॉर FY24, जो पिछले साल के ₹11,900 करोड़ से हायर है। मतलब कंपनी ओवरऑल ग्रो कर रही है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की, जो बताते हैं कि कंपनी ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितना खर्चा किया। एक्सपेंसेस को समझना जरूरी है, क्योंकि जितना कम खर्चा उतना ज्यादा प्रॉफिट। चलिए एक एक करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस को समझते हैं। पहला आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। ये वो कॉस्ट है जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स पे खर्च करती है। जैसे कि एक एफएमसीजी के केस में सोप बनाने के लिए केमिकल्स और फ्रेग्रेंसेस का खर्चा कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड में आता है। हमारी कंपनी के एग्जाम्पल में रॉ मटेरियल कॉस्ट ₹5,180 करोड़ है, जो पिछले साल के ₹5,300 करोड़ से थोड़ा कम है। नेक्स्ट है परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये वो प्रोडक्ट्स है जो कंपनी खरीद कर आगे बेचती है बिना उन्हें मॉडिफाई किए। फॉर इंस्टेंस, अगर ये कंपनी किसी थर्ड पार्टी से टूथपेस्ट खरीद कर आगे बेचती है तो ये स्टॉक इन ट्रेड होगा।
इस साल कंपनी ने ₹1200 करोड़ खर्च किए हैं स्टॉक इन ट्रेड पर, जो पिछले साल ₹1000 करोड़ था। अगला लाइन आइटम आता है चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड एंड वर्क इन प्रोग्रेस। इस लाइन आइटम में वो डिफरेंस आता है जो कंपनी के इन्वेंटरीज में आया है साल के दौरान। इस एफएमसीजी कंपनी के केस में ₹48 करोड़ का चेंज आया है। इन्वेस्टर्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन तीन आइटम्स को मिलाकर बनते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि कॉग्स, जो कंपनी के प्रोडक्ट बनाने या बेचने का टोटल कॉस्ट होता है। इस एग्जाम्पल में कंपनी का कॉग्स होता है ₹5000 करोड़ प्लस ₹1000 करोड़ प्लस ₹48 करोड़, जो है ₹6400 करोड़, जो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस का एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है। अगला लाइन आइटम है एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जो एम्प्लॉयज की सैलरीज और उनके बेनिफिट्स को कवर करता है। इस साल के लिए ये ₹1200 करोड़ है, जो पिछले साल ₹1100 करोड़ से ज्यादा है। अगला लाइन आइटम आता है फाइनेंस कॉस्ट्स। फाइनेंस कॉस्ट होते हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट्स जो कंपनी अपने लोन्स पे करती है। इस साल ये ₹124 करोड़ था, जो पिछले साल के ₹78 करोड़ से ज्यादा है। ये दिखाता है कि कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ गए हैं। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की। इमेजिन करो आपने एक बाइक खरीदी है ₹1 लाख की। हर साल उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है और 5 साल के बाद वो ₹50,000 का ही रह जाता है। इसका मतलब 5 साल में बाइक ₹50,000 से डेप्रीशिएट हो चुका है। अगर ऑन एवरेज इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो वो होता है ₹10,000, दैट इज 50,000 डिवाइडेड बाय 5। इस तरह कंपनी के टैंजिबल एसेट्स जैसे मशीनरी और इक्विपमेंट की वैल्यू भी हर साल कम होती है और उस एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए कंपनी डेप्रिसिएशन लाइन आइटम का यूज करती है। अब अमोर्टाइजेशन भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, बस फर्क ये है कि ये इनटैंजिबल एसेट्स जैसे पेटेंट्स या ट्रेडमार्क्स के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने एक पेटेंट एक्वायर किया है 5 करोड़ का और ये 10 साल तक वैलिड है, तो हर साल उस पेटेंट की वैल्यू थोड़ी कम होगी, जो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। इस एफएमसीजी कंपनी का डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ₹399 करोड़ है, जो पिछले साल ₹310 करोड़ था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है अदर एक्सपेंसेस, जैसे एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी पे कंपनी ने ₹849 करोड़ खर्च किया है, जो पिछले साल ₹640 करोड़ थे। इससे समझ आता है कि कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग एफर्ट्स बढ़ाए हैं। बाकी के अदर एक्सपेंसेस ₹1400 करोड़ है, जो पिछले साल ₹1300 करोड़ से हायर है। इन सब एक्सपेंसेस को जोड़कर बनता है टोटल एक्सपेंसेस, जो इस साल ₹10,500 करोड़ है। जब इस अमाउंट को हम टोटल इनकम से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि पीबीटी, जो टैक्स डिडक्ट होने से पहले का प्रॉफिट होता है। इस केस में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ₹2,300 करोड़ फॉर FY24, जो पिछले साल ₹2,200 करोड़ था। और फाइनली टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो बचता है वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट, जो इस केस में ₹1,800 करोड़ था फॉर FY24, जो पिछले साल 1,700 करोड़ था। आखिर में चलिए समझते हैं EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है। EPS से हमें यह पता चलता है कि कंपनी ने हर शेयर पर कितना प्रॉफिट जनरेट किया। जैसे एक पिज्जा को सब फ्रेंड्स में बांटने से हर एक को उसका हिस्सा मिलता है, वैसे ही EPS दिखाता है कि कंपनी का टोटल प्रॉफिट हर शेयर होल्डर को कितना मिलेगा। इसको कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। सिंपली कंपनी के उस साल के नेट प्रॉफिट को टोटल शेयर से डिवाइड कर दो और मिल जाता है आपका अर्निंग्स पर शेयर। तो आपने जाना कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से कंपनी के प्रॉफिट्स और एक्सपेंसेस का पता चलता है। अब आप भी अपने फेवरेट FMCG या किसी और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालाइज करें और अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप एनुअल रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये लेफ्ट पर आई बटन पर क्लिक कीजिए एंड हमारा डिटेल्ड वीडियो देखिए उस टॉपिक पर। अब अगले एपिसोड में हम समझेंगे बैलेंस शीट के बारे में, जो कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज का कंप्लीट पिक्चर देता है। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.